अब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की। प्रोकैरियोटिक सेल हमने पढ़ा दिया था। यूकैरियोटिक सेल में हम देखते हैं, यूकैरियोटिक सेल में हम सबसे पहले देखते हैं कि यूकैरियोट्स किसको किसको कहेंगे। तो यूकैरियोट में क्या क्या आते हैं? प्रोटिस्टा से लेके फंजाई तक। किसको हटा दिया बेटा? मोनरा को। ये कहाँ पढ़ लिए हम लोग? हम लोग पढ़ लिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन 11th क्लास चैप्टर 2। आ गया समझ में? अच्छा, यूकैरियोट में बेटा कंपार्टमेंटलाइजेशन और एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है। बहुत ज़्यादा कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है। क्या होता है कंपार्टमेंटलाइजेशन? यूकैरियोटिक मान लो ये सेल है, तो ये भी तो एक कंपार्टमेंट है और इसके अंदर और भी ऑर्गेनेली। तो देख रहे हो, घर के अंदर घर बन गया, मतलब एक घर के अंदर अलग अलग कमरे बन गए, तो इसको ही कंपार्टमेंटलाइजेशन बोलते हैं। साइटोप्लाज्म में बहुत सारा मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, जिस वजह से इसमें कंपार्टमेंटलाइजेशन हो जाता है। हर एक का अपना अपना दीवार हो गया, ठीक है। जैसे घर के अंदर में, एक मकान के अंदर में बहुत सारे कमरे हो गए, ठीक है, तो ये कंपार्टमेंटलाइजेशन हो जाता है। और कंपार्टमेंटलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ किस में पाया जाता है बेटा? यूकैरियोट्स में पाया जाता है। मतलब ये चार मेंबर में पाए जाएंगे और किसी में, मोनरा में नहीं पाया जाएगा। समझ में आ गया? यूकैरियोटिक सेल्स प्रोसेस, इसमें ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस होगा तो न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर इन्वेलप होगा। इसके अलावा इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन सीलिया और फ्लैजिला भी पाया जाता है और साइटोस्केलेटन माइक्रोफिलामेंट्स वगैरह पाए जाते हैं, जो माइक्रोफिलामेंट्स पाए जाते हैं जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल करते हैं। सेल को साइटोस्केलेटन प्रोवाइड करते हैं, साइटोस्केलेटन मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल क्रोमोजोम के फॉर्म में ऑर्गेनाइज होता है। अब देखिए, ऑल यूकैरियोटिक सेल एक जैसे नहीं होते। जितने भी यूकैरियोटिक सेल होते हैं वो एक जैसे नहीं होते। प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? जैसे प्लांट सेल में सेल वाल, प्लास्टिड और सेंट्रल वैक्यूल पाया जाएगा। एनिमल सेल में ये सब नहीं मिलता। जबकि एनिमल सेल में आपको सेंट्रियोल मिलेगा। क्या मिलेगा? सेंट्रियोल, जो किस में मदद करता है? सेल डिवीजन, ठीक है, जो कि एब्सेंट होता है प्लांट सेल में। और यदि एनिमल सेल में वैक्यूल मिल रहा है तो वो वैक्यूल छोटा होता है। आ गया समझ में? चलिए देखिए, आपको दो फिगर दिया हुआ है। पहला वाला फिगर प्लांट सेल का है, तो कहोगे आप कैसे पहचान लिए? क्योंकि इसके बाहर क्या है बेटे? सेल वाल है। जिसके बाहर सेल वाल है वो क्या है? वो प्लांट सेल है। और दूसरा जो फिगर दिया हुआ है, देख लीजिए, ये फिगर हम छोटा कर देते हैं, आपको दिखाई दे देगा। पहला प्लांट सेल है, ये प्लांट का सेल दिखा हुआ, और दूसरा एनिमल सेल है, क्योंकि बाहर का मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। आ गया समझ में? चलिए अब देखिए, अब हम कहते हैं, अब हम एक एक करके सेल ऑर्गेनेली को अंडरस्टैंड करते हैं और पढ़ते हैं, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, सबसे पहला सेल मेम्ब्रेन को पढ़ते हैं। हम ये बात जानते हैं कि डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन, मतलब मेम्ब्रेन का जो डिटेल स्ट्रक्चर आया वो 1950 के ही बाद आया। क्यों आया? क्योंकि उस समय तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप खोजा जा चुका था। तो डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन कब आया? 1950 के दशक में आया, और तब आया जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप खोजा गया। उसी समय मीनवाइल केमिकल स्टडी किया गया सेल मेम्ब्रेन पर, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन पर जब केमिकल स्टडी किया गया, खासकर रेड ब्लड सेल पर, तो ये पाया गया, साइंटिस्टों ने इनेबल साइंटिस्ट, और इसने हेल्प किया साइंटिस्ट को ये स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जानने में, ठीक है। मतलब कहने का मतलब, जब केमिकल स्टडी सेल मेम्ब्रेन पर किया गया, खासकर ह्यूमन रेड ब्लड सेल पर, तो साइंटिस्ट को स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पता चला। द स्टडी शोज दैट, जब मतलब केमिकल स्टडी शो दैट सेल मेम्ब्रेन लिपिड प्लस प्रोटीन का बना होता है, मतलब फॉस्फोलिपिड का बना होता है। किसका बना होता है? फॉस्फोलिपिड का। और ये बाई लेयर के फॉर्म में होते हैं। कितने लेयर? मतलब 2 लेयर होता है, ठीक है। लिपिड प्लस फॉस्फेट का जो फॉस्फोलिपिड होता है वो बाई लेयर के फॉर्म में होता है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बाई लेयर होता है, ठीक है। अच्छा, ये लाइपोप्रोटीन जो होता है, इसमें 2 पार्ट होते हैं। ये 2 पार्ट होता है, देखो, एक लेयर हो गया और एक यहाँ पर लेयर दिखा रहे हैं। ऐसे लेयर होता है बेटा, आगे चल के देख लोगे, ठीक है, ऐसा लेयर होता है। अब देखो, लिपिड्स आर अरेंज विद इन द मेम्ब्रेन, जैसे पोलर हेड टुवर्ड्स आउटसाइड। इसमें 2 पार्ट होते हैं।
फॉस्फोलिपिड के दो पार्ट होते हैं, एक हेड और दूसरा टेल। तो हेड वाला पार्ट बाहर की ओर होता है और टेल वाला पार्ट अंदर की होता है। टेल वाला पार्ट हाइड्रोफोबिक होता है और हेड वाला पार्ट हाइड्रोफिलिक होता है, ये हम पहले ही बता दिए। अब देखो, पोलर हेड टुवर्ड्स आउटसाइड जो कि कैसा है, और हाइड्रोफोबिक टेल टुवर्ड्स इनसाइड। तो जो पोलर हेड होता है, जो हाइड्रोफिलिक होता है, वो बाहर की ओर होता है, और जो टेल होता है जो कि कैसा होता है बेटा, हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, वो अंदर की ओर होता है। दिस इंश्योर, देखो क्या कहता है, दिस इंश्योर नॉन पोलर टेल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, नॉन पोलर टेल जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो एक्वस इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा फॉस्फोलिपिड के अलावा मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल। जैसे यहाँ देखो, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, देखो दो लेयर के फॉर्म में, एक लेयर यहाँ से यहाँ और एक लेयर यहाँ से यहाँ, दिखाई दिया, देखो ना यहाँ से यहाँ एक लेयर और फिर दूसरा लेयर, दो लेयर हो गया। इसमें देख रहे हो यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल है, ये पीला पीला जो दिखा रहा है ना वो कोलेस्ट्रॉल है, और ये रहा फॉस्फोलिपिड का एक लेयर और ये रहा फॉस्फोलिपिड का दूसरा लेयर। बाहर की ओर हेड है और अंदर की ओर क्या है, टेल है। ठीक है, अब देखो, लेटर बाद में बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन जब किया गया तब हमको क्लियर रिवेल सेल मेम्ब्रेन एंड प्रोसेस, मतलब क्लियरली रिवेल दैट, ये बाद में पता चला जब बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन और किया गया बाद में, तो ये पता चला कि सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटीन, और पहले क्या था कि फॉस्फोलिपिड होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, बाद में क्या पता चला कि इसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं। रेशियो ऑफ प्रोटीन और लिपिड, ये जो रेशियो ऑफ प्रोटीन और लिपिड होता है ये वेरी करता है सेल टू सेल। डिफरेंट टाइप के सेल में अलग अलग प्रोटीन और लिपिड का रेशियो वेरी करता है। यदि ह्यूमन बीइंग में बात करें तो इन ह्यूमन बीइंग सेल मेम्ब्रेन ऑफ इरिथ्रोसाइट, यदि हम सेल मेम्ब्रेन ऑफ रेड ब्लड सेल जिसको इरिथ्रोसाइट कहते हैं उसको देखें तो उसमें 52% प्रोटीन होता है और 40% लिपिड होता है। याद रखना, लिपिड और प्रोटीन का जो रेशियो होता है वो वेरी करता है सेल टाइप टू सेल टाइप। ठीक है, डिफरेंट सेल टाइप कंसिडरेबली इन डिफरेंट सेल टाइप टू सेल टाइप वेरी करता है। मगर यदि ह्यूमन आरबीसी की बात करें तो इसमें 52% प्रोटीन है और 40% क्या है, लिपिड है। उसके बाद हम बात करते हैं ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, मतलब उखाड़ने के आधार पर, निकालने के आधार पर मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन मौजूद है इसको हम दो भाग में बांट देते हैं, एक को इंटीग्रल प्रोटीन और एक को पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं। पेरिफेरल प्रोटीन वो होते हैं जो सरफेस पर होते हैं और आसानी से निकाल लिए जाते हैं, और इंटीग्रल प्रोटीन वो होते हैं जो पार्शियली या टोटली बरेड होते हैं मेम्ब्रेन पे। तो यदि ये टोटली बरेड हैं या पार्शियली बरेड तो निकालने में दिक्कत होगा। ठीक है, तो इसलिए इसको इंटरनल कहेंगे और पेरिफेरल उसको कहेंगे जो आसानी से निकल जाएंगे। ठीक है, ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन के आधार पर देखो यहाँ दिखाई दे देगा, ये जो प्रोटीन आपको दिख रहा है जो धंसा हुआ है, ये कंप्लीटली धंसा हुआ है, ये पार्शियल, ये भी कंप्लीट, ये देखो यहाँ पार्शियली धंसा हुआ है। तो ये सब प्रोटीन कौन से प्रोटीन है, ये सब इंटीग्रल प्रोटीन है। और ये प्रोटीन कौन सा, ये जो दिखाई दे रहा है ये पेरिफेरल प्रोटीन है। इसमें कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है जो शुगर के फॉर्म में यहाँ दिखाया हुआ है, कोलेस्ट्रॉल भी पाया गया, फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर दिखा दिया गया, इंटीग्रल प्रोटीन भी दिखा दिया गया, शुगर भी, कार्बोहाइड्रेट भी मौजूद होते हैं। आ गया समझ में। अब देखिए, कहता है इंप्रूवमेंट ऑफ दिस, द इम्प्रूव मॉडल जो आया, सबसे एडवांस जो सबसे इम्प्रूव्ड मॉडल जो आया उस मॉडल का नाम है फ्लूइड मोजाइक मॉडल, और देने वाले वैज्ञानिक का नाम है सेंगर एंड निकोलसन 1972। सबसे इम्प्रूव जो मॉडल है, ऐसे मॉडल बहुत सारा आया था। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो मॉडल है उसका नाम है फ्लूइड मोजाइक मॉडल, ये 1972 में सेंगर और निकोलसन, और आज तक यही मॉडल को यूज किया जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड, ठीक है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है उसका जो नेचर होता है वो क्वासी फ्लूइडी नेचर का होता है, और ये नेचर लिपिड के वजह से मौजूद होता है, जिस वजह से प्रोटीन लेटरल मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विदिन ओवरऑल बाइलेयर में क्या कर सकते हैं, ये फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल और ये लिपिड्स, ये प्रोटीन आपस में क्या कर सकते हैं,
मूवमेंट कर सकते हैं। द एबिलिटी विद इन द मेम्ब्रेन दिस इंश्योर फ्लूइडिटी। द एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर द फ्लूइडिटी। मतलब जितना ज़्यादा ये जो फ्लूइडिटी नेचर होगा उतना ज़्यादा ये जो प्रोटीन होंगे या फॉस्फोलिपिड होंगे वो मूव कर पाएंगे। आ गया समझ में? मूव कर पाएंगे। अब देखिए, फ्लूइडी नेचर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों भाई? इसके वजह से सेल ग्रोथ करता है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेल, मतलब सेल में ग्रोथ। यदि सॉलिड हो गया तो ग्रोथ नहीं करेगा। इंटरसेलुलर जंक्शन बनते हैं, जैसे प्लाज्मोडेस्माटा का बनता है, सिक्रीशन होता है, इंडोसाइटोसिस होता है, सेल डिवीजन होता है। आ रहा है समझ में? अब देखिए, अच्छा, वन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल, मतलब एक फंक्शन है कि भाई ये अपने थ्रू मेम्ब्रेन मॉलिक्यूल को क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन है कि ये मॉलिक्यूल को क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। ये सेलेक्टिव परमिएबल होता है। सेमी मत बोल दीजिएगा, सेलेक्टिव मतलब किस मॉलिक्यूल को आने देना है इसको डिसाइड करने का पावर है। सेलेक्टिव परमिएबल है। अच्छा, सम मॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ इट। अब देखिए, many molecules can move across the membrane without any requirement of energy। ऐसे ट्रांसपोर्ट को पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। मतलब ट्रांसपोर्ट दो टाइप का होता है, पैसिव और एक्टिव। वैसा ट्रांसपोर्ट जिसमें कोई एनर्जी का डिपार्चर नहीं होगा, कोई एनर्जी खर्चा नहीं होगी, कोई एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होगा, उसको क्या बोलेंगे? पैसिव ट्रांसपोर्ट। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन थ्रू सिंपल डिफ्यूजन। एक डिफ्यूजन दो टाइप का, सिंपल और फैसिलेटेड। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल सिंपल डिफ्यूजन से हाई कंसंट्रेशन से कहाँ पहुँच जाते हैं बेटा? एलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करते हैं, मतलब हाई टू लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। वाटर ऑल्सो मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन फ्रॉम हाइयर टू लोअर कंसंट्रेशन। वाटर के डिफ्यूजन को हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। वाटर के डिफ्यूजन को क्या कहा जाता है? ऑस्मोसिस। पोलर मॉलिक्यूल कभी भी पास नहीं कर सकते लिपिड बाइलेयर से, लिपिड बाइलेयर से पास नहीं कर सकते। ठीक है, यदि लिपिड बाइलेयर से पास नहीं करेंगे तो इनके लिए कैरियर प्रोटीन क्या है? वही इंटीग्रल प्रोटीन में छेद हो जाता है। ठीक है, इंटीग्रल प्रोटीन ही रास्ता देता है किसको जाने का? पोलर मॉलिक्यूल को। ठीक है, इंटीग्रल प्रोटीन देखे थे ना, ये जो पूरा धंसा हुआ इंटीग्रल प्रोटीन ही में चैनल बन जाते हैं बेटा, वही क्या कहलाता है? कैरियर प्रोटीन। ठीक है, तो कैरियर प्रोटीन और कुछ नहीं है, इंटीग्रल प्रोटीन को ही कैरियर प्रोटीन समझ लेना है। ठीक है, इसके लिए कैरियर प्रोटीन चाहिए ऑफ द मेम्ब्रेन टू फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अच्छा, फ्यू आयंस और मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। एक बात समझ लो, कुछ आयंस या मॉलिक्यूल्स जिनका बहुत रिक्वायरमेंट होता है वो कंसंट्रेशन के अगेंस्ट भी मूव करते हैं, और ऐसे के लिए कंसंट्रेशन के अगेंस्ट मूव करने के लिए आपको एनर्जी खर्चा करना पड़ेगा, और ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम कहेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट या पंप का। क्या कहते हैं बेटा? पंप वर्ड जहां भी आता है मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एनर्जी खर्चा होगा। ठीक है, मतलब लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब लो और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब। आ गया समझ में? अब देखिए, सच ट्रांसपोर्ट, यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, सच ट्रांसपोर्ट इज ए एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस जिसमें एटीपी यूटिलाइज होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, जैसे एग्जांपल हो गया सोडियम पोटेशियम पंप। याद है जब हम नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन पढ़ते हैं तो 3 सोडियम अंदर आता है और 2 पोटेशियम बाहर जाता है। याद आ रहा है? नहीं याद आएगा ना? अच्छा, हम पढ़ा देंगे, घबराओ मत। सेल वाल। अब क्या पढ़ते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ लिए, सेल वाल। अब बताओ सेल वाल कहाँ कहाँ मिलता है? मोनरा में मिलता है, बिल्कुल मिलता है। ठीक है, फंजाई में मिलता है, हाँ मिलता है। प्लांट में मिलता है, हाँ मिलता है। अथा प्रोटोजोआ में मिलता है, तो कुछ प्रोटोजोआ में मिलता है, कुछ प्रोटोजोआ में मिलेगा, कुछ प्रोटोजोआ में नहीं मिलेगा। आ गया समझ में? अच्छा, प्रोटोजोआ में तो नहीं मिलता है, प्रोटिस्टा, हाँ कुछ प्रोटिस्टा, हाँ ठीक है। अब देखो सेल वाल प्रोटोजोआ में मिलता है बेटा,
कुछ प्रोटोजोआ में मिलेगा, कुछ में नहीं मिलेगा, ठीक है। प्रोटिस्टा में नहीं मिलता, ठीक है, प्रोटिस्टा में नहीं मिलता। उसके बाद यूग्लिना में नहीं मिलता, ठीक है। किस में मिलता है ये बताओ, किस में मिलता है सेल वॉल? सेल वॉल मोनरा में मिलेगा, प्रोटिस्टा के प्रोटोजोआ के कुछ मेंबर में मिलेगा, जैसे क्राइसोफाइसी डिनोफ्लैजिलेट्स में मिलेगा, जबकि यूग्लिना और प्रोटोजोआ में नहीं मिलेगा, यूग्लिना और प्रोटोजोआ में नहीं मिलेगा, ठीक है। आइए, और किस में मिलेगा बेटा? फंजाई और प्लांट में तो मिलेगा, एनिमालिया में नहीं मिलेगा। यू में रिकॉल, यदि आपको याद कराएं तो नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है जिसको आप क्या बोलते हो? सेल वॉल। आउटर कैवरिंग होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, किस में पाया जाता है? फंजाई और प्लांट्स में, जबकि अथी मोनरा में भी पाया जाता है बेटा, और प्रोटोजोआ में पाया जाता है, और प्रोटिस्टा में भी पाया जाता है, ठीक है। सेल वॉल नॉट ओनली गिव शेप टू द सेल, ये सेल को शेप ही नहीं देता, जबकि प्रोटेक्ट करता है मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन से। इट ऑल्सो हेल्प इन सेल टू सेल इंट्रैक्शन, दो सेल को इंट्रैक्ट करने में भी मदद करता है, एंड प्रोवाइड बैरियर टू अनडिजरेबल माइक्रोमोलिक्यूल, मतलब बहुत बड़े बड़े अनडिजरेबल मॉलिक्यूल्स को आने जाने नहीं देता है। अच्छा, एल्गा का जो सेल वॉल है, एल्गा जो प्लांटेई है, एल्गा का जो सेल वॉल है ये बना होता है सेल्लोज, ग्लैक्टेंस, मैनेंस और मिनरल्स का। किसका बना होता है बेटा? सेल्लोज, ग्लैक्टेंस, मैनेंस और मिनरल्स का, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का। जबकि अदर प्लांट का जो सेल वॉल होता है ये सेल्लोज, हेमीसेल्लोज, पैक्टिन और प्रोटीन का बना होता है। जरा हमको कमेंट में लिख के बताइएगा कि फंजाई का किसका बना होता है, ठीक है। आइए, सेल वॉल ऑफ यंग प्लांट सेल में सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल होता है, ठीक है, और इस वजह से ये ग्रोथ कर पाता है। जैसे जैसे सेल बूढ़ा होता है ये ग्रेजुअली प्राइमरी सेल वॉल डैमेज कर जाता है, क्योंकि सेकेंडरी सेल वॉल का डिपोजिशन हो जाता है। जैसे जैसे मैच्योर करता है प्राइमरी सेल वॉल डैमेज हो जाता है और उसके जगह सेकेंडरी वॉल आ जाता है, फॉर्म्ड इनर टू इनर साइड ऑफ द सेल, मतलब प्राइमरी सेल वॉल के अंदर में सेकेंडरी सेल वॉल आ जाता है, बाद में टर्सरी भी आ जाता है, और सेल वॉल प्राइमरी सेल वॉल डैमेज कर जाता है। अच्छा, दो सेल को जोड़ने के लिए बेटा, दो सेल को जोड़ने के लिए एक लेयर होता है जिसको हम बोलते हैं सीमेंटिंग लेयर है, जिसको हम मिडिल लेमिला बोलते हैं। तो मिडिल लेमिला इज ए लेयर, एक लेयर है, ये देखो एक लेयर बन गया, जो कैल्शियम पैक्टेट का बना होता है, जो नेबरिंग सेल को ग्लू कर देता है, चिपका देता है। याद रखना, कैल्शियम, मिडिल लेमिला किसका बना होता है? कैल्शियम पैक्टेट का, ठीक है, मतलब ये सीमेंटिंग मटेरियल है। द सेल वॉल एंड मिडिल लेमिला, मतलब दो सेल का सेल वॉल और मिडिल लेमिला ट्रांसवर्स किया जाता है प्लाज्मोडेस्माटा से। किससे ट्रांसवर्स किया जाता है बेटा? प्लाज्मोडेस्माटा। तो प्लाज्मोडेस्माटा किस में पाया जाता है? एनिमल सेल की प्लांट सेल में। प्लांट सेल में क्या करता है? दो एडजेसेंट सेल को जोड़ देता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म यहाँ लिखा हुआ है बेटा, देखो, कनेक्ट साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल, ठीक है। अब देखो, इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में while each of the membrane organelle distinct in term of its structure and function, हर एक ऑर्गेनेली का अपना स्ट्रक्चर और फंक्शन है। मैनी ऑफ दीज आर कंसिडर्ड टुगेदर इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम बिकॉज देयर मतलब इनमें से बहुत सारे जो ऑर्गेनेली होते हैं उनका अपना डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर और फंक्शन होता है। तो वैसे ऑर्गेनेली जिनका स्ट्रक्चर और फंक्शन कोऑर्डिनेटेड हो, जिनका फंक्शन कोऑर्डिनेटेड होता है, उसको इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के पार्ट मानते हैं। और इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में 4 आते हैं। कितने आते हैं? 4। क्या क्या आते हैं बेटा? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बोलो, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और वैक्यूल, इन्हीं को मिला के इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम कहते हैं। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और प्रेक्सियोसोम कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम नहीं करते, नॉट कोऑर्डिनेटेड, ठीक है, इसलिए इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के पार्ट नहीं है, ठीक है। तो कौन कौन है? सिर्फ 4 है। कौन कौन है बताओ, क्या क्या बोले? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, ठीक है। आओ, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही नाम क्लियर है, ये जालीनुमा स्ट्रक्चर होगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पर देखने पर यूकैरियोटिक सेल्स में, अच्छा प्रोकैरियोट में तो ये मिलेंगे नहीं, ठीक है, रिवेल दैट प्रेजेंस ऑफ नेटवर्क और रेटिकुलम ऑफ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक
रेटिकुलम। तो जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं यूकैरियोटिक सेल को, तो हमको नेटवर्क मतलब रेटिकुलर टाइप का मतलब जालीनुमा स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ नजर आता है, स्कैटर में बिखरा हुआ नजर आता है। इसी को क्या कहते हैं बेटा? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंटरसेलुलर स्पेस को डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट में बांट देता है। ठीक है, एक लुमिनर और एक एक्स्ट्रा लुमिनर। मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंटरसेलुलर स्पेस को 2 डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट में बांटता है। एक को कहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर का भाग लुमिनल, और जो बाहर का पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा लुमिनल साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट। ठीक है, अच्छा, ईआर जो होता है, एक बात समझ लो, ईआर निकलता है बेटे, ईआर ऐसे होता है, ईआर निकलता है न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है, न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है। कुछ ईआर पर मतलब न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन पर ही चिपका रहता है बेटा। क्या? आउटर मेम्ब्रेन पर ही चिपका रहता है राइबोसोम। तो जब ईआर खींचता है ना, तो कुछ राइबोसोम इसके साथ ही ऊपर खींच जाते हैं मगर आगे नहीं जा पाते हैं। तो देख लो, न्यूक्लियस से लगा हुआ जो ईआर का पार्ट होगा वो रफ दिखाई देगा, और जो बाद का पार्ट होगा वो स्मूथ दिखाई देगा। ठीक है, जो रफ क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि इसके ऊपर क्या चिपका हुआ है? राइबोसोम। तो देखो यही बात बोलता है, द ईआर ऑफ्टन शो राइबोसोम अटैच टू देयर आउटर सरफेस। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बियरिंग राइबोसोम ऑन देयर सरफेस, देखने में रफ लगेगा, इसलिए रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जहां पर ये स्मूथ होगा, तो बोले ना थोड़े दूर तक ये क्या होता है? रफ। अब आगे चल के ये क्या हो जाता है? स्मूथ। तो इसको बोलते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देख लो, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी 2 टाइप का हो गया, रफ और स्मूथ। ठीक है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे सेल में ऑब्जर्व होता है जो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, और सिक्रीशन में, प्रोटीन सिंथेसिस और सिक्रीशन में इन्वॉल्व होते हैं। जबकि लिपिड सिंथेसिस में जो होंगे वो क्या होगा? उसमें स्मूथ पाया जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या बोलता है, प्रोटीन सिंथेसिस एंड दे आर एक्सटेंसिवली एंड कंटिन्यूअस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। मतलब ये किससे लगा होता है बेटा? आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस से लगा होता है। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेजर साइट ऑफ लिपिड सिंथेसिस, ये लिपिड बनाता है। एनिमल सेल्स जो एस्ट्रॉइडल हार्मोन बना रहे होंगे उसमें क्या पाया जाएगा? उसमें क्या ज़्यादातर पाया जाएगा? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आ गया समझ में? अब देखिए, गोल्जी अपरेटस, कैमेलियो गोल्गी ने सबसे पहले एक डीपली स्टेंड रेटिकुलर स्ट्रक्चर न्यूक्लियस के पास देखा। इसी को नाम दिया गोल्जी अपरेटस या गोल्जी बॉडी। इन्हीं के सम्मान में नाम रख दिया गया। लेटर नेम्ड गोल्जी अपरेटस आफ्टर हिम, उन्हीं के सम्मान में इसका नाम गोल्जी बॉडी रख दिया, गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपरेटस। इसमें क्या होता है? इसमें बहुत फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक्स होते हैं। सैक्स मतलब तस्तरी नुमा स्ट्रक्चर, जिसको आप सिस्टर्नी भी कह सकते हो। ठीक है, जिसको आप सैक्स बोलो या सिस्टर्नी बोलो। तो ये कैसे होते हैं? फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक्स होते हैं, फ्लैट डिस्क शेप सैक्स होते हैं या सिस्टर्नी होते हैं, जो 0.5 से लेके 1 डायमीटर के होते हैं। दीज, और ये सारे जैसे ऐसे होता है बेटा, ऐसे। ठीक है, इसको सिस्टर्नी बोलते हैं, और ये सिस्टर्नी आपस में कनेक्टेड भी होता है। ठीक है, दीज आर स्टैक पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। इनका नंबर वेरी करता है। ठीक है, वेरिड नंबर ऑफ सिस्टर्नी आर प्रेजेंट इन ए गोल्जी कॉम्प्लेक्स। मतलब गोल्जी कॉम्प्लेक्स में सिस्टर्नी का नंबर वेरी करता है। गोल्गी सिस्टर्नी आर कॉन्सेंट्रिकली अरेंज, ठीक है, नियर द न्यूक्लियस। तो डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स इस फेस को सिस फेस या फॉर्मिंग फेस कहते हैं, जो न्यूक्लियस की ओर हुआ, और जो न्यूक्लियस से दूर हुआ उसको क्या बोलेंगे? देखिए, उसको बोलेंगे कॉन्केव या ट्रांसफेस, कॉन्केव या फिर ट्रांसफेस या मैच्योरिंग फेस भी कहते हैं। तो जो न्यूक्लियस की ओर हो रहा है वो सिस फेस है, जो न्यूक्लियस से दूर है वो ट्रांसफेस है, ये फॉर्मिंग फेस है, ये कौन सा? मैच्योरिंग फेस है। इसका शेप कैसा है? इसका शेप कॉन्केव है, इसका कॉन्वेक्स है, तो इसका कैसा है? कॉन्केव है। आ गया समझ में? ठीक है, अब देखिए,
द cis एंड ट्रांस फेस ऑफ ऑर्गेनेली आर डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड, ये सारे आपस में कनेक्टेड होते हैं। गोल्जी एपरेटस बेटा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आगे ही होता है और इसका मेनली काम पैकिंग होता है। क्या होता है? पैकिंग। तो गोल्जी एपरेटस प्रिंसिपली परफॉर्म द पैकिंग ऑफ मटेरियल दैट टू बी डिलीवर्ड या तो सेल के अंदर इंट्रासेलुलर टारगेट में और सिक्रीटेड आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर सिक्रीट करने में। ठीक है। मटेरियल टू बी पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ वेजिकल के फॉर्म में दैट फ्यूज, कहता है मटेरियल टू बी पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ वेजिकल के फॉर्म में पैक करके फ्रॉम द ER फ्यूज विद सिस फेस ऑफ द गोल्जी एपरेटस। ठीक है। मतलब जो मटेरियल को पैक करना होता है वो वेजिकल के फॉर्म में ER से निकल इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकल के सिस फेस ऑफ गोल्जी एपरेटस में जाके फ्यूज कर जाता है। वहाँ से वो धीरे धीरे मैच्योरिंग फेस पर पहुँचता है और वहाँ से वो या तो इंट्रासेलुलर टारगेट में डिलीवर कर दिया जाता है, नहीं तो सिक्रीट कर दिया जाता है। दिस एक्सप्लेन वाई गोल्जी एपरेटस रिमेन क्लोजली एसोसिएटेड विथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब समझ लो ये वैसा ही है कि जैसे एक मशीन है, वो उसने सब काम कर दिया, पैकिंग के लिए दूसरे को भेज दिया, बस वहाँ पैकिंग हुआ और दूसरे जगह डिलीवर हो गया। ए लार्ज नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज बाय राइबोसोम ऑन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर मॉडिफाइड इन द सिस्टर्निंग ऑफ गोल्जी एपरेटस। अच्छा, ये सिर्फ गोल्जी एपरेटस सिर्फ पैकिंग का काम नहीं करता, कुछ मॉडिफिकेशन भी कर देता है। जैसे बहुत सारे यहाँ बोल रहा है कि जो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, प्रोटीन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वो सिस्टर्नी में मॉडिफाई कर दिए जाते हैं गोल्जी एपरेटस में बिफोर दे आर रिलीज टू ट्रांसफेस। तो मॉडिफिकेशन का भी काम किसका है? गोल्जी एपरेटस का। गोल्जी एपरेटस इज इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। मतलब सोच लो क्या करता होगा, प्रोटीन बना, उसमें ग्लाइकोजन जोड़ दिया, इसमें भी ग्लाइकोजन जोड़ दिया लिपिड में, तो ग्लाइकोलिपिड बन गया और ग्लाइकोप्रोटीन बन गया। ग्लूकोज जोड़ दिया, यहाँ भी ग्लूकोज जोड़ दिया। आ गया समझ में? तो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन कौन करता है? ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन गोल्जी एपरेटस करता है। ठीक है। लाइसोसोम की बात करें तो दीज आर मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल्स। अच्छा, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड, जितने भी इंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम के ऑर्गेनेली होते हैं सब सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। ठीक है। द मेम्ब्रेन बाउंडेड वेजिकल स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकिंग ऑफ गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस के पैकिंग के द्वारा ही ये भी बनते हैं। इनमें मेनली मतलब ये कहाँ से निकले होंगे? ट्रांस फेज से, मैच्योरिंग फेज से। इसमें बस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। दे आर आइसोलेटेड लाइसोसोमल वेसिकल आर फाउंड वेरी रिच। इसमें क्या पाया जाता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। और ये ऑप्टिमम पीएच पर काम करते हैं, एक्टिव एट ऑप्टिमम पीएच, जैसे लाइपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेट, मतलब लिपिड को डाइजेस्ट कर। और इसका काम है, यदि लिपिड, इसमें लाइपेज है तो ये किसको डाइजेस्ट करेगा बेटा? लिपिड को। यदि प्रोटीएज है तो किसको डाइजेस्ट करेगा? प्रोटीन को। यदि कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट को, और न्यूक्लिएज है तो किसको? न्यूक्लिक एसिड को। तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर जिसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है उसको क्या बोलते हैं? लाइसोसोम बोलते हैं। आ गया समझ में? अच्छा, वैक्यूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैक्यूल प्लांट सेल में मिलता है, एनिमल सेल में नहीं मिलता है। वैक्यूल इज ए मेम्ब्रेन बाउंडेड स्पेस फाउंड इन साइटोप्लाज्म। इसमें वाटर सैप एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जमा होते हैं और अदर मटेरियल जो प्लांट के लिए यूजफुल, जो सेल के लिए यूजफुल नहीं है। क्या क्या है? वाटर, सैप मतलब लिक्विड। ठीक है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और अदर मटेरियल जो नहीं यूजफुल है वो इसमें जमा होते हैं। वैक्यूल जिस एक मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है और उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। ये पूछा गया है। वैक्यूल के सिंगल मेम्ब्रेन का क्या नाम है? टोनोप्लास्ट। इन प्लांट सेल द वैक्यूल कैन ऑक्यूपाई 90% ऑफ द वॉल्यूम। तो प्लांट सेल में 90% वॉल्यूम कौन ऑक्यूपाई करता है बेटा? वैक्यूल ही ऑक्यूपाई करता है। प्लांट सेल में टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू द वैक्यूल। इसका मतलब जो
जो आयंस होगा उसका कंसंट्रेशन कहाँ ज़्यादा होगा? वैक्यूल्स के अंदर, क्योंकि अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट साइटोप्लाज्म से उठा के कहाँ ले आता है? अपने अंदर। कौन? वैक्यूल। तो प्लांट सेल के अंदर टोनोप्लास्ट जो होता है वो एक्टिवली नंबर ऑफ आयंस और मटेरियल को अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अपने अंदर ले लेता है। हेंस कंसंट्रेशन इज सिग्निफिकेंटली हाइयर इन वैक्यूल देन साइटोप्लाज्म। अब देखिए अगला कहता है बेटा, इन अमीबा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज इंपॉर्टेंट। अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है जो ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में मदद करता है। उसी तरह प्रोटिस्टा में फूड वैक्यूल्स पाया जाता है जो फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, फूड पार्टिकल को इनगल्फ करने में मदद करता है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल किस में पाया जाता है? अमीबा में पाया जाता है। और प्रोटिस्ट में क्या पाया जाता है? फूड वैक्यूल्स। आ गया समझ में? आइए, माइटोकॉन्ड्रियन सिंगल हुआ तो माइटोकॉन्ड्रियन, प्लूरल हुआ तो माइटोकॉन्ड्रिया। लेस सिग्निफिकेंटली स्टेन, किससे रंगते हैं ये भी बताना है आपको। ठीक है, जोनस ग्रीन से रंगते हैं। ठीक है, आर नॉट स्पेशली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप, इसको रंगने के बाद ही दिखाया जा सकता है, देखा जा सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर होता है ये डिपेंड करता है सेल की एक्टिविटी पर। जितना ज़्यादा सेल एक्टिव होगा उतना ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर होगा। द टर्म शेप एंड साइज कंसिडरेबली वेरिएबिलिटी इज ऑब्जर्व, इसका शेप और साइज ऑल्सो, उसमें भी हमको बहुत ज़्यादा वेरिएशन दिखाई देता है। ये जनरली सॉसर शेपेड का होता है, सॉसर शेप का होता है, और या फिर सिलिंड्रिकल होता है। ठीक है, जिसका डायमीटर 0.2 से 1 माइक्रोमीटर का होता है, या मतलब डायमीटर 0.2 से 1 माइक्रोमीटर का, एवरेज 0.5 माइक्रोमीटर का, और लेंथ 1 से लेके 4.1 माइक्रोमीटर का होता है। माइटोकॉन्ड्रियन इज ए डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। ये कैसा स्ट्रक्चर? डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन इज outer membrane and inner membrane and its lumen distinct into aqueous compartment। ठीक है, इनके बीच में aqueous compartment रहता है। The outer compartment and inner compartment, बाहर में outer compartment और अंदर में inner compartment। The inner compartment filled with homogeneous substance से भरा होता है, जिसको क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। द आउटर मेम्ब्रेन फॉर कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द, मतलब आउटर मेम्ब्रेन इसका बाउंड्री बनाता है। इनर जो मेम्ब्रेन है वो अंदर में फोल्डिंग मार के क्रिस्टी का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अंदर में फोल्डिंग, मैट्रिक्स के अंदर में फोल्डिंग मार के क्रिस्टी का फॉर्मेशन करता है। क्रिस्टी से सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिससे ईटीएस चलना आसान होता है। तो ईटीएस कहाँ चलता है बेटा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ चलता है? इसी मेम्ब्रेन के सरफेस पर। और मेम्ब्रेन के सरफेस पर ईटीएस चलता है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब साइकिल चलता है। ठीक है, द टू मेम्ब्रेन हैव देयर ऑन स्पेसिफिक एंजाइम एसोसिएटेड विथ माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन, मतलब दोनों मेम्ब्रेन पर अपने अपने स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, जो जरूरी है किसके लिए? माइटोकॉन्ड्रियल के फंक्शन के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया और साइट ऑफ एरोबिक, माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रिस्पायरेशन का साइट है। अभी तो बता दिए क्रेब साइकिल कहाँ चलता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और ईटीएस कहाँ चलता है बेटे? इसके इनर सरफेस पर। दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, इसी में एटीपी का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। इसके मैट्रिक्स ऑल्सो प्रोसेस सिंगल सेल, इसके पास अपना सिंगल सर्कुलर डीएनए भी होता है और कुछ आरएनए भी मॉलिक्यूल्स होता है, और राइबोसोम भी 17S का होता है। कितना होता है? 17S का, 70S का राइबोसोम होता है। कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, मतलब ये कुछ हद तक अपना प्रोटीन खुद भी बना लेता है। 10 माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिजन, माइटोकॉन्ड्रिया का डिवीजन कैसे होता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया 2 भाग में बढ़ जाता है और ये फिजन करता है। आइए अगला देखते हैं, प्लास्टिड। प्लांट सेल में पाया जाता है और कुछ एंड इग्लिनोइड्स में पाया जाता है। ठीक है, प्लास्टिड किस में पाया जाता है? प्लांट सेल और इग्लिनोइड्स में। दीज आर
इसको आसानी से माइक्रोस्कोप में देखा जा सकता है, ठीक है। ऑब्जर्व अंडर इजली ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप। क्यों भाई? क्योंकि ये बड़े होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को आप बिना रंगे नहीं देख सकते हैं, मगर इसको देख सकते हैं क्योंकि इनका साइज बहुत बड़ा है, ठीक है। दे बेयर सम स्पेसिफिक पिगमेंट, ठीक है, द स्पेसिफिक कलर टू द प्लांट, ये प्लांट को कलर प्रोवाइड करते हैं। इस आधार पर प्लास्टिड को पिगमेंटेड प्लास्टिड के आधार पर इनको 3 भाग में बांट देते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है और कैरोटेनॉइड्स पिगमेंट पाए जाते हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं सनलाइट को ट्रैप करने के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। क्रोमोप्लास्ट में फैट सोल्यूबल कैरोटेनॉइड्स पाया जाता है, कैरोटेनॉइड्स पिगमेंट, जैसे कैरोटीन पाया जाता है, जेंथोफिल पाया जाता है और अदर भी चीज़ पाए जाते हैं। कैरोटेनॉइड्स फैट सोल्यूबल क्रोमोप्लास्ट में कैरोटेनॉइड्स पाया जाता है और कैरोटेनॉइड्स में कौन कौन पिगमेंट आ गए? कैरोटीन आ गया, जेंथोफिल आ गया और अदर पिगमेंट्स आ गए, अदर आ गए। यही प्लांट को कलर प्रोवाइड करता है। प्लांट में कलर का मतलब ग्रीन नहीं होता और अदर कलर होते हैं जैसे येलो, ऑरेंज, रेड, ये सब प्रोवाइड करता है। ल्यूकोप्लास्ट का मतलब होता है कलरलेस प्लास्टिड। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड है। इसका शेप वेरी करता है, शेप और साइज वेरी करता है और ये मेनली स्टोर न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करता है। इस आधार पर क्या स्टोर कर रहा है, ल्यूकोप्लास्ट को 3 भाग में बांट देते हैं। पहले को कहते हैं एमाइलोप्लास्ट, जो कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च को स्टोर करेगा जैसे पोटैटो, ठीक है। इलियोप्लास्ट जो ऑयल को स्टोर करता है, तेल को, ठीक है, या फैट को स्टोर करेगा। और अगला एल्यूरोप्लास्ट जो प्रोटीन को स्टोर करता है। किसको स्टोर करता है बेटा? प्रोटीन को स्टोर करता है। अच्छा, मेजॉरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट ऑफ ग्रीन प्लांट्स आर फाउंड इन मीजोफिल ऑफ द लीफ। ज़्यादातर जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो मीजोफिल ऑफ लीफ में पाया जाता है। ये लेंस शेप का होता है, ओवल लेंस, दीज आर ये तो लेंस शेप, ओवल, स्फेरिकल, डिस्क्वाइड और इवन रिबन शेप्ड भी हो सकता है। और इसका नंबर और हैविंग लेंथ 5 से 10 माइक्रोमीटर और विड्थ कितना होता है? 2 से 4 माइक्रोमीटर का होता है। आ गया समझ में? तो फिर से सुनो, क्लोरोप्लास्ट जो होता है जो मीजोफिल ऑफ द लीफ में पाया जाता है, ये लेंस शेप का, ओवल, अंडाकार, स्फेरिकल, गोल, डिस्क्वाइड, डिस्क की तरह, रिबन लाइक भी हो सकता है। इसका लेंथ 5 से 10 माइक्रोमीटर और विड्थ 1 से 4 माइक्रोमीटर होता है। अच्छा, इसका नंबर सेल के अंदर वेरी करता है। देयर नंबर वेरी फ्रॉम 1 to 1 पर सेल। जैसे क्लेमाइडोमोनास में एक ही पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, एक ही क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जबकि ग्रीन एल्गा में 20 से 40 पाया जाता है। दूसरे ग्रीन एल्गा में क्या पाया जाता है? 20 से 40 पर सेल भी पाया जा सकता है इन मीजोफिल, ठीक है। अब देखिए, लाइक माइटोकॉन्ड्रियन, इसके पास भी डबल मेम्ब्रेन, ये भी डबल मेम्ब्रेन मौजूद होता है, बाउंडेड होता है। दे आर टू ऑफ द टू इनर मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमिएबल। जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो लेस परमिएबल होता है। द स्पेस लिमिटेड बाय इनर मेम्ब्रेन, इसके अंदर के मेम्ब्रेन को स्टोमा कहते हैं। वहाँ क्या बोले थे? माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बोले थे? माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स बोले थे, यहाँ क्या बोलते हैं? स्टोमा बोलते हैं। लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज फ्लैटेड, मतलब इसके अंदर में एक फ्लैटेड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जिसको थैलाक्वाइड कहते हैं वो मौजूद होता है प्रेजेंट स्टोमा के अंदर में, ठीक है। थैलाक्वाइड्स ये स्टेक के फॉर्म में अरेंज होता है, मतलब मतलब पिलर के फॉर्म में, स्टैक के फॉर्म में एक दूसरे पर चढ़ के अरेंज होता है, जैसे सिक्का एक दूसरे पर चढ़ा हुआ होता है। पाइल्स ऑफ द कॉइन्स, ठीक है, पाइल्स ऑफ कॉइन, सिक्के का ढेर की तरह अरेंज होता है और इसी को कहते हैं ग्रेना। मतलब समझो, ये रहा एक थैलाक्वाइड और थैलाक्वाइड के ढेर को क्या बोले? पाइल्स को क्या बोले? ग्रेना। तो ग्रेना के ढेर को, मतलब थैलाक्वाइड्स के ढेर को ही क्या बोलते हैं? ग्रेना, ठीक है। और इंटीग्रेनल थैलाक्वाइड्स, मतलब ग्रेना का ही दूसरा नाम इंटीग्रल थैलाक्वाइड्स। इन एडिशन ऑफ फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड स्टोमा लैमली
कनेक्ट द थैलाक्वाइड्स ऑफ डिफरेंट ग्रेना, समझा रहे हैं। जैसे यहाँ देखो, ये क्लोरोप्लास्ट है, ये देखो ये जो है एक जो दिख रहा है वो क्या है, वो थैलाक्वाइड्स है, एक जो दिखा वो थैलाक्वाइड्स है। अब देखो ये पूरा का पूरा जो ढेर दिख रहा है वो क्या है, वो पूरा का पूरा जो ढेर दिखा वो क्या है, ये जो ढेर है, ये जो ढेर है पूरा का पूरा, ये है ग्रेनम। क्या है, ग्रेनम, ठीक है। और दो ग्रेनम के थैलाक्वाइड्स को जो कनेक्ट कर रहा है उसको क्या बोलोगे, उसको क्या बोलोगे, इंटर ग्रेनल। उसको क्या बोलोगे बेटा, यहां लिखा हुआ है देखो, दो ग्रेनम के उसको क्या बोलोगे, स्टोमा लेमली, जो किसको कनेक्ट करेगा, दो ग्रेनम के थैलाक्वाइड्स को, ठीक है। अब देखो ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, भीतर का जो स्ट्रक्चर, भीतर का जो फ्लूडी पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, स्टोमा। वहां क्या बोले थे, मैट्रिक्स, ठीक है। ये स्टोमा लेमली है, दिख रहा है, ये स्टोमा लेमली, ये स्टोमा लेमली कनेक्ट कर रहा है। ये थैलाक्वाइड्स हो गया, ये ग्रेनम हो गया, ये इनर मेम्ब्रेन और ये आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। आ गया समझ में, स्टोमा लेमली दिखाई दिया, स्टोमा लेमली। अब देखो कनेक्ट द थैलाक्वाइड्स, ये देखो स्टोमा लेमली कनेक्ट द थैलाक्वाइड्स ऑफ डिफरेंट ग्रेना। मेम्ब्रेन ऑफ थैलाक्वाइड्स क्लोज टू द स्पेस कॉल्ड ल्यूमेन, ल्यूमेन के क्लोज होता है। द मेम्ब्रेन ऑफ थैलाक्वाइड्स इनक्लोज ए स्पेस, एक स्पेस को जो इंक्लोज, मतलब ये थैलाक्वाइड्स है, इसके स्पेस को क्या बोले, ल्यूमेन बोले, ठीक है। स्टोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंटेन एंजाइम, बहुत सारे एंजाइम्स इसमें होते हैं और इसी में डार्क रिएक्शन चलता है, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, तो याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट तो सबको याद रहता है, प्रोटीन नहीं याद रहता है, ठीक है। तो स्टोमा ऑफ कार्बोहाइड्रेट कंटेन मैनी एंजाइम्स, किसके लिए भाई, क्लोरोप्लास्ट और प्रोटीन। तो प्रोटीन बनाने के लिए इसके पास भी क्या होना चाहिए, राइबोसोम होना चाहिए। तो इसके पास भी अपना राइबोसोम होता है, इसके पास भी अपना डीएनए होता है, ठीक है। इट ऑल्सो कंटेन स्मॉल डबल स्टैंडर्ड डीएनए एंड राइबोसोम, ठीक है, बता ही दिए। क्लोरोफिल, तो याद रखिएगा क्लोरोप्लास्ट के स्टोमा में एंजाइम दोनों के लिए मौजूद होता है, कार्बोहाइड्रेट के लिए भी और राइबोसोम के लिए भी, ठीक है। क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन थैलाक्वाइड्स, क्लोरोफिल पिगमेंट्स कहाँ मौजूद होते हैं, थैलाक्वाइड्स के मेम्ब्रेन पर मौजूद होते हैं, थैलाक्वाइड्स पर मौजूद होते हैं। अच्छा, इसमें जो राइबोसोम होगा वो भी 70S का होगा, ठीक है, 70S का राइबोसोम होगा, स्मॉलर 70S देन द साइटोप्लाज्मिक आरएनए जो 80S का होता है। समझ में आ गया, तो इसमें भी 70S का राइबोसोम होता है। अब मेरी बात सुनिए, अगला है राइबोसोम। राइबोसोम को सबसे पहले जॉर्ज प्लेड ने 1953 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखा था। याद रखिएगा, लाइट माइक्रोस्कोप लिख देगा गलती हो जाएगा। ये ग्रेनल स्ट्रक्चर है, मतलब खुरदरा दानेदार स्ट्रक्चर है, ग्रेनल स्ट्रक्चर है, जिसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा सबसे पहले जॉर्ज प्लेड ने 1953 में देखा था। ये बना होता है आरएनए और प्रोटीन का, ठीक है। ये इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन का कवरिंग नहीं होता। यूकैरियोट में ये 80S का होता है, जबकि प्रोकैरियोट में ये 70S का होता है। ईच राइबोसोम है, एक राइबोसोम में 2 यूनिट होते हैं, एक बड़ा यूनिट और एक छोटा यूनिट। जैसे 80S में 60 और 40 जोड़ के 100 नहीं करना है, ठीक है ना, 80S यहाँ मैथमेटिक्स नहीं लगाना है। और 70S राइबोसोम जो प्रोकैरियोट और किस में पाया जाता है, यूकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के अंदर पाया जाता है, उसमें 50 और 30 करना है, जोड़ के 80 मत कर दीजिएगा। एस क्या है, सेवेडबर्ग यूनिट, ये कॉफिशिएंट ऑफ सेडिमेंटेशन है, ठीक है। अब ये डेंसिटी या साइज को मेजर करता है, इनडायरेक्टली ये डेंसिटी या साइज को मेजर करता है, कौन, एस, ठीक है। 70S एंड 80S राइबोसोम कंपोज ऑफ 2 सब यूनिट। जैसे यहाँ देखो 2 सब यूनिट, जैसे यहाँ देखो एक बड़ा सब यूनिट, एक छोटा सब यूनिट, जब ये दोनों मिलता है तो राइबोसोम का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। अगला आओ साइटोस्केलेटन, अभी बताए थे साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन 3 टाइप के होते हैं। इलेबरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर सेल के अंदर पाए जाते हैं, जैसे कंसिस्ट ऑफ 3 चीज़ का, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट। माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट, इन सभी को मिला के क्या बोलते हैं, साइटोस्केलेटन। इन तीनों को मिला के
सेल के अंदर प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर, ये सब प्रोटीन के बने हुए हैं, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट, इन सभी को कलेक्टिवली क्या कहते हैं? साइटोस्केलेटन कहते हैं। क्या काम है भैया? तो ये बहुत सारे फंक्शन करते हैं, सेल में रह के बहुत सारे फंक्शन करते हैं। जैसे पहला तो मैकेनिकल सपोर्ट, सेल को सपोर्ट देता है, मोटिलिटी प्रोवाइड करता है, और सेल के शेप को मेंटेन रखने में भी मदद करता है। ठीक है, आ गया समझ में? अब हम पढ़ते हैं सीलिया एंड फ्लैजिला। बेटा अब यहीं तक रहने देते हैं, अगले दिन पढ़ेंगे सीलिया और फ्लैजिला, और आज यहीं तक रहने देते हैं, अगले दिन पढ़ेंगे सीलिया फ्लैजिला। ठीक है, और न्यूक्लियस। थैंक यू।